हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके, उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था 14 to 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था। एंड उसके बाद में हमारे जो कंट्री के फ्री होने के बाद में जो हमारी गवर्नमेंट के सामने थी वो तीन मेजर प्रॉब्लम्स थी: यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। उसके बाद में इस चैप्टर में हमने देखा था टू नेशन जो थ्योरी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, वो थी कि उन्हें मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री चाहिए था, पाकिस्तान। एंड उसके बाद में हमने देखा था प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में हम लोगों ने देखा था कि कुछ मतलब प्रोसेस जो चला था उसके अंदर ये था कि सबसे पहले तो सिंगल बेल्ट नहीं था मुस्लिम्स का इंडिया में, कोई भी मतलब एक सिंगल बेल्ट में मेजोरिटी नहीं थी। और फिर उसके अंदर था पंजाब एंड बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, कुछ हिंदू स्टेट्स के थे, मतलब हिंदू मेजोरिटी के थे, कुछ मुस्लिम मेजोरिटी के थे, कुछ में मेजोरिटी नहीं थी, ऑलमोस्ट इक्वल कंडीशन थी। एक था माइनॉरिटीज़ के लिए प्रॉब्लम था कि माइनॉरिटीज़ आखिर कहाँ जाएंगे। तो इन सब मतलब इन सब से ओवरकम करके ये थोड़ा पार्टीशन का जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया। उसके बाद में हमने इसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे कि पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री को फ्री कर दिया था। फ्री करने के बाद में प्रॉब्लम ये थी कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग मतलब पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो टाइप्स के थे इसके अंदर, जो स्टेट्स थे वो दो टाइप्स के थे। एक तो डायरेक्टली जो ब्रिटिश के कंट्रोल में जो रह रहे थे वो वाले इंडियन प्रोविंसेस थे, एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो थे। ठीक है, British India was divided into what were called British India provinces direct under the control of British government। मतलब वो जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते थे, ये वो जो एरिया था वो कहलाता था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। एंड जो प्रिंसली स्टेट थे वो थे उनके रूल जो उस पर रूल जो करते थे वो किंग ही करते थे, पर उनके यहाँ जो सुप्रीमेसी रहती थी वो ब्रिटिश की रहती थी। इसको कहते थे पैरामाउंटेसी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम था। मतलब ब्रिटिश पीरियड में इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेंसी, एंड नेक्स्ट जो था वो था हमारा प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रॉब्लम ये थी कि ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे कंट्री को आज़ाद किया। अब क्या था, पैरामाउंटेसी ऑफ अ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट वुड बी लैप्स। दिस मेंट दैट ऑल दीज स्टेट वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। सॉरी, अब क्या था कि पैरामाउंटेसी मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर रूल भले ही उनका होता था, प्रिंस का होता था, किंग का रूल होता था, पर फिर भी वो एक तरह से किसके कंट्रोल के ही होते थे, ब्रिटिश कंट्रोल के होते थे। अब पैरामाउंटेसी जब हट गई है, उन्होंने हमारे कंट्री को फ्री करने का डिसीजन लिया, तो मतलब जितने भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो टोटली क्या हो गए, फ्री हो गए, लीगली इंडिपेंडेंट हो चुके थे। The British government took the view that all these states were free to join either India और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को क्लियर करी थी कि हमारी जो यूनिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे या कुछ ऐसे मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ में प्रॉब्लम क्या था कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें फ्री करके उन्हें फ्रीडम दे दिया था कि या तो वो चाहे तो इंडिया में ज्वाइन हो जाए या वो चाहे तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाए, और अगर वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ज्वाइन नहीं होना चाहते तो वो कहीं ना वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली तो हमारे कंट्री को दो पार्ट में किया, इंडिया और पाकिस्तान में, और उन्होंने ये क्लॉज लगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में ऐड नहीं, आपको ज्वाइन नहीं होना है तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। मतलब उन्होंने इंडिया को बहुत सारे पार्ट्स में, क्योंकि जो भी अगर कोई किंग होगा तो वो क्या चाहेगा कि सुप्रीमेसी उसी की रहे, उसको ऐसा नहीं हो कि मतलब किसी और का वो रूल क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो उस वजह से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जितने भी जो मतलब जो थे प्रिंसली स्टेट, उनके लिए ये फ्रीडम हो गई थी कि आखिर वो ज्वाइन करें या नहीं करें। दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था, एक सॉरी इंडिया को यूनाइट जो कहते हैं ना, एक कंप्लीट इंडिया बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि कई जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो यही चाहते थे कि वो क्या करें, वो फ्री हुए। उसमें सबसे पहला नाम जो आया था वो त्रावणकोर का आया था। त्रावणकोर के जो किंग थे उन्होंने सबसे पहले खुद को डिक्लेयर किया था कि वो
इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो ना इंडिया में ज्वाइन होंगे ना इसमें ज्वाइन होंगे, पाकिस्तान में ज्वाइन होंगे. सम प्रिंसली स्टेट्स लाइक त्रावणकोर, हैदराबाद अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस. मतलब हैदराबाद हुआ, त्रावणकोर हुआ, इन लोगों ने डिसाइड किया था कि ये लोग तो क्या करेंगे, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे. मतलब ना तो वो इसमें जाएंगे पाकिस्तान में और ना वो इंडिया में ज्वाइन होंगे. तो इसमें प्रॉब्लम ये थी, जो हैदराबाद जो जगह है, हैदराबाद जो स्टेट है, वो कम्प्लीटली अगर उसके चारों तरफ देखा जाए तो हमारा इंडिया ही है. अब प्रॉब्लम ये कि मिड कंट्री में एक अलग कंट्री, ये एक मेजर प्रॉब्लम थी. मतलब इन सबको वापस रेडी करना, इनको ज्वाइन कराना कंट्री को, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी. After independence, there was a very real possibility that India would get a further divide into a number of small countries. मतलब कि हमारा जो इंडिया था उसके पूरे चांसेस ये थे कि वो छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो जाता. This was a strange situation since the India independence was aimed at unity. मतलब ये जो इंडिपेंडेंस थी वो यूनिटी के लिए की गई थी, मतलब ये सब चीज़ें, पर कहीं ना कहीं ये यूनिटी क्या कर रही थी, यूनिटी को फिनिश कर रही थी. क्योंकि ये इंडिपेंडेंस का जो 3rd क्लॉज दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप मतलब चाहें तो इंडिया में ज्वाइन हो जाओ या पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाओ या फिर इंडिपेंडेंट रह लो, इस 3rd क्लॉज ने कहीं ना कहीं पूरी यूनिटी को जो था उसको हिला दिया था. मतलब ठीक है. अब इसमें जो और प्रॉब्लम्स क्या थी वही, अब इसमें था कि गवर्नमेंट क्या अप्रोच कर रही है. गवर्नमेंट की अप्रोच ये थी, द इंटरिम गवर्नमेंट took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different sides. मतलब उन्होंने क्या किया, इंटरिम गवर्नमेंट ने जब ये चीज़ आई सामने कि कुछ जो स्टेट्स है वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट किया उन लोगों पे कि वो किसी एक मतलब इंडिया में वो हो जाए, आ जाए इंडिया के उसमें. तब मुस्लिम लीग अपोज्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट्स शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक. और जो मुस्लिम लीग था वो इंडियन जो कांग्रेस थी या जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट था. क्योंकि उसका कहना था कि जो स्टेट्स चाहेंगे उनको अपना चॉइस फ्रीली लेने दिया जाए, चाहे तो वो इंडिया में आए चाहे पाकिस्तान में, या वो फ्री रहे. मुस्लिम लीग इस चीज़ को चाहता था, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस या ये कह सकते हैं जो उस टाइम की इंटरिम गवर्नमेंट थी वो चाहती थी, वो एक प्रेशर बना रही थी कि आप कहीं ना कहीं तो आप ज्वाइन हो. इस तरह छोटे स्मॉल कंट्रीज नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने, ये वाली चीज़ें चल रही थी. अब था कि 3 अप्रोच थी, 3 कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट्स अप्रोच. द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन. मतलब पहला जो था वो ये था कि जो भी स्टेट्स थे, मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उसकी जो पब्लिक थी, जो वहाँ की जो थी पीपल्स थे, वो लोग चाहते थे कि वो कहाँ पे आने चाहिए, वो किसका पार्ट होनी चाहिए, इंडिया का पार्ट होनी चाहिए. द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लैक्सीबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स. मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फ्लैक्सीबल हो रही थी क्योंकि जो किंग थे वो अपना रूल ख़त्म नहीं करना चाहते थे. तो कहीं ना कहीं उनको लेके वो कुछ फ्लैक्सीबल हुई ताकि वो इंडिया में इंडिया का पार्ट भी हो जावे, मतलब अलग कंट्री नहीं बने और वो इंडिया का पार्ट भी हो जाए. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फ्लैक्सीबल होना कंपलसरी हो गया था. द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच brought into focus the contest over demarcation of the territory, the integration and the consolidation of the territorial boundaries of the nation has assumed supreme importance. मतलब पार्टीशन पर फोकस करने के साथ में जो मेजर प्रॉब्लम हो गया था, पार्टीशन तो ठीक है हो गया, पर उसके बाद में जो मेजर प्रॉब्लम था कि जो नेशन की बाउंड्री है उसको फोकस करना, वो एक सुप्रीम इम्पोर्टेंस हो गई थी. मतलब एक मेजर इम्पोर्टेंस हो चुकी थी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो कंट्री की यूनिटी थी वो फिनिश हो रही थी, या वो उस लाइन पर खड़ी थी कि अगर ये नहीं इंडिया के पार्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री मतलब
छोटे छोटे कंट्रीज बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो भी किंग था वो यही चाहता था कि हमें किसी के साथ भी, क्योंकि मेरा रूल बना रहे और मैं किसी के अंडर क्यों नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रिटिश क्राउन के अंडर इतने सालों से जब रूल कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि चलो ठीक है अब चांस मिल रहा है तो क्यों ना हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री ही बना लें। पर उसके अंदर इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने में भी प्रॉब्लम ये थी कि चलो ठीक है इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया, जब गवर्नमेंट जब कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी या कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन लोगों ने इस कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का एक वो लिया था, टारगेट लिया था, गोल लिया था, या ये कहे कि एक खुद मतलब एक प्रॉमिस था कि जो इंडिया रहेगा, इंडिया एक सेकुलर स्टेट रहेगा और जो ये जो कंट्री होगा वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। अब प्रॉब्लम ये थी अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो अगर किसी स्टेट पर किसी किंग का रूल है तो ये हो ही नहीं सकता कि वो डेमोक्रेटिक हो, क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वो तो रूलर है कि हाँ किंग है और वो ही कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट उसी की जनरेशन आके उस जगह पर रूल करेगी, तो दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। ठीक है, इट्स मोनार्की कहेंगे इस रूल को। तो ये वाला प्रॉब्लम था इसके साथ में कि ठीक है वो फ्लैक्सिबल हो रहे थे, पर ऐसा नहीं था कि वो मतलब कुछ फ्लैक्सिबिलिटी इसलिए ला रहे थे कि जो यूनिटी है, एक यूनाइट जो इंडिया होना चाहिए वो रेडी हो सके। ऐसा नहीं हो कि एक हैदराबाद अलग कंट्री हो जाता या त्रावणकोर अलग कंट्री हो जाता, मैंने बताया था जूनागढ़ अलग हो जाता, इवन जम्मू कश्मीर इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम सिंस 1947, मतलब आज तक है जो प्रॉब्लम चल रहा है जम्मू कश्मीर को डिटेल में इसी बुक में आगे और चैप्टर है उसके अंदर देखेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, अगर उस टाइम अगर इन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के या थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी यूज़ करके अगर गवर्नमेंट नहीं वर्क करती तो प्रॉब्लम ये होती कि इंडिया इतना बड़ा जो कहते हैं ना हम इंडिया है, इंडिया नहीं होता, छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए खूब सारे कंट्रीज हो जाते। ठीक है, अब इसमें क्या था, गवर्नमेंट अप्रोच क्या थी कि गवर्नमेंट क्या चाहती थी, जो भी टेरिटरीज है ना वो कहीं ना कहीं इंडिया में आनी तो चाहिए और पीसफुली नेगोशिएशन चाहिए था। प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी कि वायलेंस हो या ये सब, नहीं, उन्हें वायलेंस वगैरह नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था पीसफुली जो भी है मतलब ये आ जाए, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स है वो इंडिया का पार्ट हो जाए। पीसफुल नेगोशिएशन हैड बॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हुज टेरिटरीज वर contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. The rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession, which meant that their state agreed to become a part of Union of India. अब क्या था, काफ़ी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कहीं ना कहीं रेडी हो चुके थे, पीसफुल नेगोशिएशन हो चुका था और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। मीन्स अब से वो यूनियन मतलब यूनियन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। Accession of the princely state of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved more difficult than the rest. मतलब ये चार जो जूनागढ़ थे, त्रावणकोर ने डिक्लेयर जरूर किया था पर त्रावणकोर के जो किंग थे वो जल्दी से रेडी हो गए थे एंड उनके साथ बड़ा पीसफुल नेगोशिएशन रहा था इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के लिए साइनिंग के लिए। बाकी जो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर है उनके साथ में जो गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी क्योंकि ये इतनी इजीली मान नहीं रहे थे। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया डेप्यूटी मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे एंड होम मिनिस्टर थे हमारे कंट्री के। ही प्लेड अ हिस्टोरिकल रोल इन द नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट फर्मली बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू द इंडियन यूनियन। उन्होंने एक हिस्टोरिकल रोल प्ले किया था, जो भी प्रिंसली स्टेट्स है उनके साथ में उन्होंने बड़े डिप्लोमेटिकली डील किया एंड उन्होंने क्या किया, मतलब उनकी ये जो चीज़ थी डिप्लोमेटिकली डील करने की, बात करने की, नेगोशिएशन करने की, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सक्सेसफुल हुई और मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो हमारे इसमें मतलब इंडिया का पार्ट हो गए थे। देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडे उड़ीसा, सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात एंड 14 बिग स्टेट, 119 स्मॉल स्टेट एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इन्होंने क्या किया, इतने छोटे छोटे स्टेट्स को स्मॉल स्टेट्स को बड़े स्टेट्स सबको मिला के इन्होंने कहीं ना कहीं एक
कहते हैं कि काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। इन्हें मतलब आयरन मैन कहा जाता है ना, क्योंकि सॉरी इन्हें मतलब इसके अंदर जो है मतलब इनका जो रोल था वो काफ़ी अच्छा रहा था कि ये इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं इसको, यूनिटी जो कंप्लीट जो इंडिया को यूनाइट किया था, इसमें कहीं ना कहीं इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने काफ़ी अच्छा वो किया था, मतलब डिप्लोमेसी से बात करी थी। एक रहता है ना कि वो लौह पुरुष कहा था, लौह पुरुष इज राइट आयरन मैन, ठीक है। ये उस टाइम पे थे क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को हैंडल किया था प्रिंसली स्टेट्स को अपने इसमें लिंक में। अब आता है हमारे पास पहला पॉइंट आता है हैदराबाद। मैंने बताया हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर एंड जूनागढ़, इन चार के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज सराउंडेड इंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। जो इंडिया के चारों तरफ से वो कंप्लीट इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ जो लार्जेस्ट जो प्रिंसली स्टेट था वो हैदराबाद था। द निज़ाम वहाँ के जो किंग होता था उसका टाइटल होता था, उसे निज़ाम कहा जाता था, वो इस टाइटल को लेके रखते थे निज़ाम, ठीक है। और उन्होंने डिक्लेयर किया था, सबसे पहले त्रावणकोर ने डिक्लेयर किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट उसके बाद में उसके जस्ट बाद में हैदराबाद ने डिक्लेयर किया था कि वो भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। पर त्रावणकोर ने बहुत मतलब जो वो असेशन था उसको बहुत ईजीली एक्सेप्ट किया था। पर कहीं ना कहीं हैदराबाद का जो निज़ाम था वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हुआ। ही entered into what was called the standstill agreement with India in November 1947 for a year while negotiation with the Indian government were going on। मतलब ऑलमोस्ट नवंबर 47 तक तो ये लोग बातचीत ही कर रहे थे, नेगोशिएट ही कर रहे थे उस किंग के साथ में कि ये कैसे भी कुछ ना कुछ करके इसको रेडी किया जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मतलब ये इंडिया का पार्ट हो सके, क्योंकि ये चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी के अदर जो स्टेट्स थे उन सब से घिरा हुआ था। दैट्स वाई इसका इंडिया में मर्ज होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। A movement of the people of Hyderabad state against the Nizam's rule gathered food। अब क्या हुआ कि निज़ाम तो रेडी नहीं हो रहा था, बट वहाँ की जो पब्लिक थी वो चाहती थी कि जो हैदराबाद है वो किसके अंडर आ जाना चाहिए, इंडिया के अंडर आ जाना चाहिए। इसलिए वहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ पे मूवमेंट स्टार्ट किए। द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन अ पर्टिकुलर वॉज द विक्टिम ऑफ निज़ाम ऑपरेसिव रूल एंड द रोज अगेंस्ट इट। तेलंगाना उस टाइम उस हैदराबाद का ही पार्ट हुआ करता था। तेलंगाना में एक पीजेंट्री मूवमेंट हुआ था और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के विक्टिम थे कि जो निज़ाम का जो ऑपरेसिव रूल है वो मतलब काफ़ी बड़ा हुआ है, वो सब उसके अगेंस्ट है। मतलब वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो पीपल्स है, वो लोग नहीं चाहते कि हैदराबाद पे अब रूल किसका रहे, निज़ाम का रहे। वो चाहते थे कि अब जो रूल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का होना चाहिए। वुमन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जॉइन द मूवमेंट। और इसके बाद में जो वहाँ की विमेंस थी, वहाँ की जो औरतें थी, उन्होंने भी क्या किया, इस चीज़ को ज्वाइन किया, इन मूवमेंट्स को ज्वाइन किया और निज़ाम के अगेंस्ट में जाके इन मूवमेंट्स में सपोर्ट किया। द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलेशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज द रजाकार्स ऑन द पीपल। द एट्रोसिटीज़ एंड द कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकार न्यू नो बाउंड्स। मतलब उसके बाद क्या किया, जो निज़ाम थे उन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जो कि उस टाइम पे उनका नाम था रजाकार। उन्होंने क्या किया, मतलब वो रजाकार जो पैरामिलिट्री थी वो मतलब एक तरह से बहुत क्रूरल थी, उनको कोई मतलब नहीं होता था, उन्हें सिर्फ मतलब मारना होता था लोगों को कि कैसे भी करके उन्हें क्या करना था, उस सिचुएशन को कंट्रोल करना था। क्योंकि जो निज़ाम के अगेंस्ट जो इतने सारे मूवमेंट हो रहे थे उन सबको कंट्रोल करना, उन सबको कंट्रोल करने के लिए रजाकार करके जो पैरामिलिट्री थी उसको कॉल किया गया था। और इन्होंने बिना सोचे समझे लोगों पर क्या किए थे, अटैक किए थे उस टाइम पीरियड में, ताकि ये जो मूवमेंट्स है ये कहीं ना कहीं क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, रुक जाए, ताकि निज़ाम पे कोई प्रेशर ना पड़े। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। इन September 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल द निज़ाम फोर्सेस। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ intermittent fighting the Nizam surrendered
दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। अब क्या था कि फाइनली अब रज़ाकार ने जब जो निज़ाम था उन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई रज़ाकार ने लोगों पे अटैक करना स्टार्ट किया, तो उस चीज़ पर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने एक डिसीजन लेके उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपनी फोर्स को भेजा, अपनी जो इंडियन आर्मी थी उसको भेजा सितंबर 1948 के टाइम पे, और उन्होंने कहा कि कहीं ये जो रज़ाकार जो फोर्स है उसे कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़े। एंड ये सब चीज़ें, अब ये जो सारी सिचुएशन थी उसको इंडियन आर्मी ने आके कंट्रोल किया, निज़ाम की इस फोर्स को, और काफ़ी मतलब कुछ दिन की ही फाइट वगैरह के बाद में ये हुआ कि निज़ाम ने फाइनली सरेंडर कर दिया, और वो उसने कहाँ पे मतलब जो एक्सेशन था उसको एक्सेप्ट किया इंडिया में, और हैदराबाद किसका पार्ट बना, इंडिया का पार्ट बना। तो इस तरह हैदराबाद को अब मतलब इसमें मतलब लाने के लिए, इंडिया का पार्ट बनाने के लिए, इंडिया में इंक्लूड करने के लिए काफ़ी एफर्ट करने पड़े गवर्नमेंट को, ताकि वो आ सके। नहीं तो प्रॉब्लम ये रहती कि अगर निज़ाम का रूल रहता तो कहा जाता है कुछ एक बुक्स, दैट इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, जैसा मैंने कभी मेरे ही घर में कभी स्टोरीज सुनी है, कहा जाता है कि निज़ाम या तो चाहता था वो इंडिपेंडेंट रहे या फिर वो पाकिस्तान का पार्ट बने। पाकिस्तान का पार्ट बनने का रीज़न एक ये था कि वो कहीं ना कहीं ये था कि वो मुस्लिम है, दैट्स वाई वो एक मुस्लिम कंट्री में इंक्लूड होना चाहता है। पर इसमें ये है कि ये चीज़ बुक में मेंशन नहीं है, मैंने भी स्टोरी सुनी है, मेरे भी ग्रैंडफादर वगैरह से, ये तो वो बताते हैं ये चीज़ें कि ये चीज़ थी। और इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट को इसलिए प्रॉब्लम थी, अगर हैदराबाद फ्री रहता है तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो चारों तरफ से क्या है, इंडियन टेरिटरीज से घिरा हुआ है। सेकेंड, अगर वो पाकिस्तान में इंक्लूड होने का डिसीजन लेता है तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है, इंडियन टेरिटरीज है। और अगर वो पाकिस्तान का पार्ट बनता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी इंडियन टेरिटरीज में से एक पाथ देना पड़ेगा, किसके लिए, पाकिस्तान वाले पार्ट को हैदराबाद में इंक्लूड करने के लिए। सिमिलरली ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए भी एक पाथ दिया था इंडियन टेरिटरी ने अपने इसमें, ताकि क्या हो सके, मतलब एक रूट बन सके। फिर फाइनली काफ़ी लंबे मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते करते जो पाकिस्तान का जो पार्ट था, वो जो वेस्ट वाला पार्ट था, वो फाइनली कहाँ जाके इसमें चेंज हो गया, वो बांग्लादेश में चेंज हो, वो अपना एक अलग कंट्री बन गया, और इधर अपना एक अलग कंट्री पाकिस्तान रह गया। ठीक है, तो इस तरह ये प्रॉब्लम थी कि अगर हैदराबाद को ये लोग नहीं इंक्लूड करते तो कहीं ना कहीं ये हमारी यूनिटी में प्रॉब्लम करती, हमारी जो बॉर्डर की सिक्योरिटीज़ है उसको अफेक्ट करती। क्योंकि अगर एक नेबरिंग कंट्री को इस तरह टेरिटरीज़ में से पाथ देना, तो कहीं ना कहीं वो था कि अगर मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत इजी हो जाता इंडिया पर अटैक करना। ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए गवर्नमेंट चाहती थी कि हैदराबाद क्या करे, हैदराबाद या तो बने तो इंडिया का ही पार्ट बने, और ना तो वो फ्री रहे ना वो पाकिस्तान का पार्ट बने। ठीक है, तो ये इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में, और इस नेगोशिएशन में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको नेगोशिएट करने की कोशिश करी थी उस टाइम पीरियड में, कि कैसे भी करके वो कोशिश करके क्या करें, हैदराबाद को इसमें इंक्लूड कर लें। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसके अंदर मणिपुर पढ़ेंगे, मणिपुर को अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।